गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आप आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, जो कि एमकॉम फाइनल का पेपर नंबर 205 है। आज एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन की जो टॉपिक है उसका किसी भी कंट्री में जो आर्थिक नियोजन की बात करते हैं, तो चाहे विश्व में विकासशील देश हो चाहे विकसित देश हो, आज के कॉन्टेक्स्ट में प्लानिंग सभी देश कर रहे हैं। विकसित देश पूंजीवादी भी हैं, साम्यवादी भी हैं, फिर भी वो भी किसी सीमा तक अपने देश का विकास करने के लिए प्लानिंग का सहारा लेते हैं। अब ये इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, चाहे विकासशील देश हो चाहे विकसित देश हो, इकोनॉमिक प्लानिंग की अपन जब बात करते हैं तो आर्थिक नियोजन एक सुसंबंधित प्रक्रिया है जिसमें राज्य एक निश्चित अवधि में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए उपलब्ध साधनों का प्रयोग का चयन, नियंत्रण, नियमन एवं निर्देशन द्वारा विकास की ओर अग्रसर होता है। इस डेफिनेशन में जनरल डेफिनेशन मैंने ली है, किसी भी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन स्पेसिफिक नहीं ली है। इसमें हम सब चीज़ें इंक्लूड करते हुए बात करें कि it implies deliberate control and direction of the economy by the state or central authority for achieving definite targets and objectives within a scheduled time। इसका क्या मीनिंग हुआ कि देश में जो केंद्रीय सत्ता है, सरकार है, किसी भी देश की सरकार या राज्य द्वारा जब ये तय किया जाता है कि वो विकास की प्रक्रिया को नियोजित रूप में करेगा, मतलब सोच समझ के सुविचारित रूप से करेगा, तो वो नियोजन कर रहा है। नियोजन का मतलब भविष्य के लिए वर्तमान में एक ड्राफ्ट तैयार करना, खाका तैयार करना, जिसके द्वारा हम विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। विकास की प्रक्रिया में किसे, एक निश्चित अवधि में, और वो अवधि भी क्या है, निश्चित है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, पूर्व निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य तय करते हैं। उद्देश्य तय करते हैं, फिर लक्ष्य तय करते हैं और अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए उपलब्ध साधनों का प्रयोग का चयन करते हैं। तो अधिकतम सामाजिक लाभ क्या है, जब हम ये चाहते हैं कि देश के लोगों को हर तरीके का बेनिफिट मिले, उनका लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, तो जो हमारे पास उपलब्ध साधन, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास अर्थव्यवस्था में साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। उन सीमित साधनों से कैसे विकास किया जाए, इसीलिए एक केंद्रीय सत्ता क्या करती है, जो साधन उपलब्ध है अपने देश में उनका अच्छे से अच्छा उपयोग कैसे किया जाए। अब ये साधन क्या है, चाहे भूमि है, जल है या श्रमिक हैं, वो भी हमारे साधन है, पूंजी है, जो भी हमारे पास उपलब्ध है उसका उपयोग किसके लिए करना है, अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए। तो हम क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, उसका चयन करती है, नियंत्रण भी हाथ में रखती है, नियमन भी करती है, निर्देशन भी देती है, गाइडेंस भी देती है। यानी एक ऐसा ढांचा तैयार करना जिसमें हम पहले से अपने विकास के उद्देश्य लक्ष्य तय करते हैं, जिसके लिए साधनों की व्यवस्था करते हैं, आवंटन करते हैं, और उसके द्वारा हम लोग नियंत्रण, नियमन, निर्देशन के द्वारा देश का विकास करने की कोशिश करते हैं। यानी डेलिबरेटली, जानबूझकर हम लोग ऐसा कंट्रोल और डायरेक्शन अर्थव्यवस्था को देते हैं एक सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा, जो अपने डेफिनेट टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को एक शेड्यूल टाइम में, एक निश्चित समय अवधि में पूरा करने की कोशिश करती है। तो इन ऑल जब हम बात करते हैं तो आर्थिक नियोजन का एक पद्धति है जिसको हमने अपनाया है। चाहे अपन भारत की बात करें तो पूरी तरह से नियोजित अर्थव्यवस्था है, विकसित देशों की भी बात करें तो वो भी, क्योंकि साधन सीमित होते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार भी अर्थव्यवस्था में दखल रखती है, हस्तक्षेप करती है। पर जब आर्थिक नियोजन हमने अपनाया है तो उसका मतलब है हम बिल्कुल प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स को लेकर चलते हैं, योजनाएं बनाते हैं, उनको क्रियान्वित करते हैं और एक निश्चित दर से अपने देश के विकास करने की कोशिश करते थे। पद्धति है, एक सिस्टम है जो हम अडॉप्ट करते हैं। और ये सिस्टम कौन अडॉप्ट करता है, सेंट्रल अथॉरिटी हाथ में लेती है। तो स्टेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो एक डेफिनेट टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स को तय करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस को आगे चलाने की कोशिश करता है। जब हम इस डेफिनेशन के रेफरेंस से फीचर्स की बात करते हैं तो आर्थिक नियोजन को और अच्छे से समझने के लिए इसकी विशेषताओं को, फीचर्स को अपन देखते हैं। सबसे पहली बात आती है डेफिनेट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। डेफिनेट एम्स क्यों हैं, क्योंकि अनिश्चित तो कोई चीज़ होती नहीं है, इसलिए जब भी योजना बनाते हैं तो हम एम्स यानी गोल्स तय करते हैं, लक्ष्य तय करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, पहले हम ऑब्जेक्टिव्स तय करते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी, चाहे डिफेंस,
स्पेस रिसर्च, रेलवेज, किसी भी रूप में ट्रांसपोर्टेशन, हम प्लानिंग के माध्यम में हम लोग सबसे पहले अपने उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। उन उद्देश्यों को जब परिमाणात्मक रूप से क्वांटिटेटिवली अपन एक्सप्रेस करते हैं कि इतना परसेंटेज एजुकेशन होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, या रेलवे ट्रैक बनना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, किसी भी रूप में जब हम उनको परसेंटेज में या क्वांटिटेटिवली अपन एक्सप्रेस करते हैं तो वो एम बन जाते हैं, टारगेट बन जाता है या लक्ष्य बन जाता है। तो आर्थिक नियोजन में हम लोग पहले उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, फिर उसके लिए कितने परसेंटेज तक हमको अचीव करना है, हम उसके लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। तो इसीलिए डेफिनेट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग में होते हैं। सेकेंड बात आती है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। जब किसी भी कंट्री में जब वो इसको अडॉप्ट कर लेते हैं इस मेथड को, डेवलपमेंट को, तो एक अथॉरिटी होती है। जैसे भारत में पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग जिसको हम लोग कहते हैं। तो एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है जिसका काम क्या होता है, योजनाएं बनाना। योजना बनाना भी एक प्रोसेस है, टेक्निकल प्रोसेस है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, सर्वे किया जाता है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी ली जाती है। तो ये सब काम करने के लिए एक सेपरेट बॉडी की जरूरत पड़ती है जो कहलाती है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। इसका काम ही क्या है, योजनाओं को बनाना, उद्देश्य लक्ष्यों का निर्धारण करना और एक सुनियोजित रूप से, एक सिस्टमेटिक रूप से देश का विकास करने के लिए योजना बना करके गवर्नमेंट को देना कि उस योजना के थ्रू हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। थर्ड आता है continuous process. Once we have adopted this technique of planning, this process goes until and unless we have this method of economic development. यानी continuous process चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। पहले योजना बनाते हैं, उसको लागू करते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, फिर जब वो टाइम पीरियड में पूरी हो जाती है तो अगेन नेक्स्ट प्लान हमारा बनता जाता है, उसको हम प्लान करते जाते हैं या योजना बनाते चले जाते हैं। तो एक सतत प्रक्रिया के रूप में ये चलती है, कंटिन्यूस प्रोसेस के रूप में, रुकती नहीं ये प्रोसेस। योजना बनाना, लागू करना, फिर उसको इवैल्यूएट करना, अगेन नेक्स्ट प्लान तैयार करना। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। सतत प्रक्रिया के रूप में हम इसको देखते हैं। चौथी बात आती है ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। ये सबसे फंडामेंटल पॉइंट होता है, क्योंकि किसी भी देश के पास, किसी भी कंट्री के पास कभी भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्यों करना होता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कैसे काम में लेंगे, तो वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमारा करने के लिए हम योजना बनाते हैं कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज उनका अनुकूलतम उपयोग कैसे किया जाए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके हम उसके थ्रू हम विकास करना चाहते हैं। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। फिर आता है स्कोप। स्कोप का मतलब है कि सभी कोई एक पर्टिकुलर एरिया के लिए योजना नहीं बनाई जाती है। हम प्रोडक्शन की भी बात करते हैं तो दूसरी तरफ कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करते हैं। तो जब प्रोडक्शन हो जाता है तो उसको किस लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, रिच है या पुअर पीपल हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए या लोगों के लिए ही आप प्लान करेंगे। प्लान इकोनॉमी के हर एरिया के लिए, प्रोडक्शन के लिए, एक्सचेंज के लिए, फाइनेंस के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हर एरिया के लिए हम प्लान करते हैं। तो स्कोप क्या होता है, बहुत वाइड होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है। जब कोई देश ये प्लानिंग अडॉप्ट करता है तो पूरे देश के हर एरिया के लिए, इकोनॉमी के, वो इसको प्लान को करता है। सेटिंग प्रायोरिटीज। सेटिंग प्रायोरिटीज का मतलब जब उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित हो गए तो उसमें प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती है। और प्रायोरिटीज क्यों सेट करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये बहुत लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण हमें प्राथमिकता देखनी पड़ती है। जैसे हम कहते हैं निम्न आय वर्ग के लोगों के विशेष योजनाएं चलाई जाना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ प्रोजेक्ट चालू करना। तो किस जगह किस चीज़ की प्राथमिकता हमें प्रदान करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी रेगिस्तानी इलाका राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ वाटर रिसोर्सेज, वाटर मैनेजमेंट को हम प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो उसमें सेटिंग प्रायोरिटीज़ का मतलब है प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, क्योंकि सारे उद्देश्य तो प्राप्त नहीं हो सकते। उन उद्देश्यों में से भी जब हम उनकी प्राथमिकता के क्रम में तय करते हैं, फर्स्ट नंबर पे इस प्रोजेक्ट को, सेकंड नंबर पे इस प्रोजेक्ट को, थर्ड नंबर पे इस प्रोजेक्ट को, तो इसको कहा जाता है सेटिंग प्रायोरिटीज। प्राथमिकताओं का निर्धारण करना और प्राथमिकताओं के आधार पर प्रोसेस को आगे चलाना।
प्री डिसाइडेड पीरियड या एक डेफिनेट पीरियड होना। डेफिनेट क्यों होना? कभी भी अनिश्चितकालीन योजना नहीं बनती। योजना बना रहे हैं इसका मतलब हम एक शेड्यूल टाइम की बात कर रहे हैं। शेड्यूल टाइम जो कि एक पीरियड हमें तय करना ही पड़ेगा। कभी भी अनिश्चितकालीन योजना नहीं बन सकती, तो इसके लिए टाइम पीरियड तय किया जाता है। जैसे लॉन्ग टर्म है तो 10 इयर्स का और 5 इयर्स का। 5 इयर्स के भी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए 1-1 साल की योजनाएं बनाना। तो पीरियड क्या होता है? डेफिनेट पीरियड होता है, प्री डिसाइडेड पीरियड होता है जिसके लिए योजना बनाई जाती है। स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चर का मतलब संरचनात्मक परिवर्तन लाने होते हैं। संरचनात्मक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए देश की संरचना तो बदलनी चाहिए। आपके पास परिवहन के साधन होने चाहिए, कम्युनिकेशन के साधन होने चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब उस अर्थव्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है वो बदलने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो संरचनात्मक परिवर्तन बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो हमारे योजना के एक प्रमुख विशेषता होती है कि इसके थ्रू देश में संरचनात्मक परिवर्तन लाए जाते हैं। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, मैक्सिमम सोशल क्यों? क्योंकि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा यदि लेकर चलते हैं तो राज्य का या सरकार का उद्देश्य क्या होता है कि देश के लोगों को, विभिन्न वर्गों को अधिकाधिक रूप से फायदा पहुंचाया जाए। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का मतलब जो हायर इनकम ग्रुप के लोग हैं उनसे फंड्स को किस तरह से आपको विड्रॉ कराना है और लोअर इनकम ग्रुप को देना है, जिससे कि एक वर्ग के द्वारा जो किया गया त्याग है वो दूसरे वर्ग को पहुंचाए गए लाभ के बराबर हो जाए। तब एक कंसेप्ट आता है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का। तो ऐसा नहीं हो कि एक वर्ग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है और एक को बहुत नुकसान हो रहा है। हम गवर्नमेंट का ये कोशिश होती है उन कमियों को ओवरकम करने के लिए, उनको सुधारने के लिए जो नेक्स्ट प्रोसेस चलती है उस प्रोसेस में हम लोग उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे क्या इकोनॉमिक प्लानिंग के फीचर्स हैं। इन फीचर्स के थ्रू मतलब इन विशेषताएं हैं जो हमारे आर्थिक नियोजन की विशेषताएं मानी जाती हैं। थैंक यू।